बिहार में भ्रष्टाचार का पुल जो अब की बार अररिया में भरभरा कर गिर गया। अररिया के सिकड़ी में 12 करोड़ की लागत से बना यह पुल उद्घाटन से पहले ही पूरा का पूरा नदी में समा गया। 13 साल में यह पुल तीसरी बार बन रहा था, लेकिन शायद अब की बार भी इसकी नींव में भ्रष्टाचार रखे। सीमेंट और कंक्रीट भी भ्रष्टाचार के ही थे। यही वजह है कि बकरा नदी पर बन रहा यह पुल भरभरा कर गिर गया। ग्रामीणों को आरोप है कि पुल के निर्माण में खामियां बरती थी, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुल ढह गया। बीते कुछ महीनों में बिहार में गिरने वाला यह तीसरा पुल है। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में पुल ढहते क्यों हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जनता क्या कहती है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले भ्रष्टाचार के इस पुल की एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए और बिहार की तस्वीर को समझिए। बिहार में फिर गिरा निर्माणाधीन पुल। अररिया में उद्घाटन से पहले गिरा पुल। करोड़ों की लागत से बना पुल भरभरा कर गिरा। एक और करोड़ों से बने पुल ने जल समाधि ले ली। एक और पुल का बंटाधार, कौन जिम्मेदार? बिहार में एक बार फिर से उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त हो गया। इस बार अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हो गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को गिरकर ध्वस्त हो गया। बताया जाता है कि बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करोड़ों की सौगात से बना ये पुल धड़ाम से गिर गया। बताया जाता है कि बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से पडरिया पुल का निर्माण किया गया था। मंगलवार को पुल के 3 पिलर्स नदी में धंस गए और पुल गिर गया। अररिया में उद्घाटन से पहले पुल के ढहने के मामले में बिहार सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने अब तक 2 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस पूरे मामले में सभी संबंधित पक्षों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा किया गया है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। राज्य में एक के बाद एक पुल ढहने की घटना के बाद फजीहत झेल रही नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को निलंबित करने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस पुल का निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण विकास नहीं बल्कि ग्रामीण कार्य मंत्रालय ने कराया था, लेकिन पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गया। बकरा नदी पर बने इस पुल का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। पहले और दूसरे चरण का काम बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम ने किया था। पुल निर्माण निगम ने 8 पाया का निर्माण किया था। तीसरे चरण का काम ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने जिम्मे ले लिया था। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से 8 करोड़ की लागत से 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले और दूसरे चरण में बने सभी 8 पाया सुरक्षित हैं, लेकिन जिन पायों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग ने करवाया था वो ढह गए। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार में 5 साल में 10 पुल हुए हैं धराशायी। पिछले साल ही जून में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। उसके बाद इस साल मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया था। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी और अब अररिया में बकरा नदी पर बना पुल गिरकर ध्वस्त हो गया। अररिया में उद्घाटन से पहले पुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर पड़ा। पुल गिरने का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की भारी फजीहत अब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देख ली बिहार के सुशासन की तस्वीर। अब बिहार की इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार की जब भी बात आती है या बिहार का जिक्र आता है या बिहार की तस्वीर सामने आती है तो बिहार के सुशासन बाबू का चेहरा भी सामने आ जाता है। लेकिन ये कौन सा सुशासन है? कई सारे सवाल हैं इस घटना को लेकर। उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, उनसे हमने सवाल पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय दी। पहला सवाल जो पूछा वो आपके सामने। बिहार के अररिया में निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ढह गया। क्या वजह मानते हैं आप इसमें? 10% लोगों ने कहा तकनीकी खामी थी।
35% लोगों ने कहा घटिया निर्माण सामग्री थी। 54% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी एक बड़ा कारण है। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं। कंचना यादव जो कि प्रवक्ता है आरजेडी की, चांदनी प्रीति शाह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अजय कुमार झा हैं वरिष्ठ पत्रकार। हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंचना जी से कहेंगे। कंचना जी, भ्रष्टाचार के बारे में तो सबसे ज्यादा आरोप आपके लगते हैं, लेकिन फिलहाल तो सरकार बीजेपी की और जेडीयू की है। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें अगर दिखाई दे रही हैं तो इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए? देखिए, एक तो जो हम 2024 का जनादेश देखते हैं तो हमें लगता है कि सरकार ने कहा, जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी कि जो रिस्पॉन्सिबल सरकार हो, जो जवाबदेही जिसकी तय हो। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, जैसे बिहार के अररिया में पुल गिरा तो केंद्र से नितिन गडकरी जी उनके ऑफिस से एक ट्वीट आता है और सोशल मीडिया पे वो लिखवाते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि 18 साल से बिहार में आप ही की सरकार है। आप हमेशा जब आज के बारे में कुछ पूछा जाता है, बिहार की स्थिति के बारे में, तो आप सीधे कहते हो कि क्या हुआ था 1980 में, क्या हुआ था 1990 में। आप 20, 30, 40 साल पहले से नीचे नहीं आते हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो करप्शन में पूरी तरह से डूब चुकी हुई एनडीए सरकार है, वो साफ साफ दिख रहा है। और ये पहला पुल नहीं है, ये पहला पुल है। 2022 से मैं देख रही थी कि सुल्तानगंज में गिरा, सारण में गिरा, दरभंगा और भेटा में गिरा, पूर्णिया कटिहार में गिरा, नालंदा में गिरा, सहरसा में गिरा, फतुहा में गिरा। लगातार एक के बाद एक कुछ का उद्घाटन हुआ है, कुछ का उद्घाटन नहीं हुआ है। आप क्या करते हो कि ये इस वजह से गिरा, इसलिए जो इंजीनियर था उसको निलंबित कर देते हो, या एक दो अधिकारी को निलंबित कर देते हो। उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। उससे समस्या का समाधान नहीं होता। और इस पुल के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि इसका तो उद्घाटन नहीं हुआ था, उसके पहले ही ये भरभरा कर नीचे गिर गया। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा इसी पुल से जुड़ा हुआ, और वो सवाल था कि अररिया में निर्माणाधीन पुल ढहने का बड़ा गुनाहगार आप किसे मानते हैं? 23% लोगों ने कहा ठेकेदार को मानते हैं, 13% लोगों ने कहा अधिकारी को मानते हैं, और 13% लोग सरकार को ही जिम्मेदार मान रहे थे, और 49% यानी कि 49% लोगों ने कहा इनमें से जितने भी कारण हैं, यानी कि ठेकेदार, अधिकारी और सरकार, वो सभी जिम्मेदार हैं। 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। झा साहब क्या कहेंगे? संकेत ही काफी है। नहीं, निश्चित तौर पर ये जिम्मेवारी तो इवेंचुअली सरकार को ही लेनी होती है और लेनी ही चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी बना रहा हो, ठेकेदार बना रहा हो, इंजीनियर्स तो उसमें काम करते ही रहते हैं, तो ओवरऑल तो ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। अब ये बात अलग है कि वो पुल कौन बना रहा था और उस पर किसने जवाबदेही लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो सरकार, अगर वो राज्य सरकार बनाती है तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, और केंद्रीय सरकार बनाती है तो उसकी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सरकार को इसलिए भी ज़्यादा देखने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, और अब उसमें जो प्रोसीजर है, मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है, जिस वजह से बार बार इस तरह की घटना हो जा रही है। उसे सरकार को देखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली थोड़ा सोशल ऑडिटिंग की भी जरूरत पड़ती है। कई राज्यों पड़ती है। सरकार ये कहती भी है कि हम करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल है कि पुल गिरने की घटनाओं में भ्रष्टाचार के दोषियों पर क्या एक्शन होना चाहिए। 25% लोगों ने कहा कि पूरी लागत वसूल की जानी चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। 54% लोग कह रहे थे कि आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चांदनी प्रीति शाह हमारे साथ मौजूद हैं, वो एडवोकेट भी हैं। प्रीति जी, घटना सामने दिखाई दे रही है, और जैसा कि कंचना जी ने कहा कि कुछ छोटे अधिकारियों को जिम्मेदार बना दिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी पेंशन रोक दी जाती है, इस तरह की कार्रवाई करती है। और जो बड़े लोग जो उसमें खेल चुके होते हैं, जो कि संगठित अपराध होते हैं, बड़े अधिकारी, बड़े नेता या बड़े विभागों में लोग, ये तो मुझे लगता है लोक निर्माण विभाग का होगा, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बच जाते हैं, उन्हें कोई छू भी नहीं पाता। लेकिन बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस रहती है, और इसके बाद
फिर इसी तरह की एक और घटना सामने आ जाती है। जी देखिए आप बहुत ही सही बात कह रहे हैं। देखिए प्रशासन को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसी कोई भी अगर अघटित घटना घटती है कहीं पे भी, चाहे उसमें किसी की जान जाए, चाहे उसमें किसी की जान ना जाए, लेकिन प्रशासन को उस पे स्ट्रिक्ट होके एक्शन लेना पड़ेगा और करना ही चाहिए। जैसे इस बार जैसे ये जो एक घटना हुई, थैंक गॉड भगवान इतना दयालु है कि इस बार किसी की जान नहीं गई इस घटना में, और एक जो इनॉग्रेशन होने वाला था उससे पहले जो घटना था वो घट गया। और इसी वजह से जो स्टेट के जो रूरल वर्क्स के डिपार्टमेंट है, अशोक चौधरी जी, उन्होंने जो 2 इंजीनियर हैं अंजनी कुमार, और जो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मनीष कुमार, उनको सस्पेंड भी किया। देखिए ये जो कार्यवाही होती है कि आप किसी को जो उस टाइम पे जो इंजीनियर्स होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको ये दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन्होंने इस चीज़ में कोई घोटाला किया है या कुछ भी किया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। और इसके लिए एक कमिटी भी फॉर्म की गई है इस सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, एक एफआईआर भी लॉन्च हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है सिराजुर रहमान, उनके ऊपर ये जो पररिया घाट पे ये जो ब्रिज बना जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था, वो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे, उन पे भी एफआईआर हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या जो प्रशासन है वो इस पे कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग जब ऑपोजिशन में जो है या जो गवर्नमेंट में, ये जब एक दूसरे पे ब्लेम करने लग जाते हैं और एक इसको एक पॉलिटिसाइज कर देते हैं मामलों को, वहाँ पे मुझे लगता है कि दिक्कत वहाँ पे है। ऐसी किसी घटनाओं में जहाँ पे एक वेलफेयर छुपा है लोगों का, एक ब्रिज बनता है तो एक कनेक्टिविटी आती है, लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। अगर ऐसी किसी चीज़ों पे अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो वहाँ पे सारी पार्टियों को एक साथ आके एकजुट होके काम करना चाहिए। और जो भी लेकिन इसमें प्रीति जी involved कैसे है, एकजुट होंगे, क्योंकि ये पुल थोड़ा सा भी खड़ा नहीं हो पाता तो उससे पहले गिर जाता था। एक और सवाल हमने जो सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप सरकारी ठेकों में कमीशन खोरी को एक बड़ी समस्या मानते हैं? 95% लोगों ने कहा हाँ मानते हैं, 2% लोगों ने कहा नहीं मानते, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कंचना जी हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना जी, जैसा कि अभी प्रीति जी ने कहा कि इस तरह के मामलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, इस तरह के मामलों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तो विपक्ष किस लिए है फिर? विपक्ष होता है सरकार को आईना दिखाने के लिए, विपक्ष होता है जहां कुछ गलत हो वहां सरकार से सवाल करने के लिए, जवाब करने के लिए। नीट का पेपर लीक हुआ, विपक्ष नहीं बोले। अगर विपक्ष नहीं बोले तो विपक्ष कहाँ है भैया? सोया है। और बोले तो राजनीति कर रहा है, पुल गिरा, विपक्ष कहाँ है भैया? मतलब विपक्ष का भी अपना कोई रोल होता है, और विपक्ष अगर इस पर बोलता है, अगर हम इस पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई एक बार पुल ठीक है, लेकिन जब हजारों करोड़ों रुपए का पुल लगातार ये ध्वस्त होता जा रहा है तो उस मनी का भी तो कोई वैल्यू है। मनी के लिए जो भी टैक्स देते हैं, टैक्स से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है, तो अल्टीमेटली वो पब्लिक का पैसा है, वो जनता का पैसा है। अगर हम उस पर सवाल उठाते हैं, सरकार से हम जवाब मांगते हैं, हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो कि भाई एक पुल बन रहा है तो एक पुल को बनने में जस्ट एक मिनिस्टर ही नहीं इन्वॉल्व है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्टर, वो इंजीनियर, कहाँ से वो पूरा पुल बनाने के लिए सामान आ रहा है, हर एक चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये बड़ा संकेत दिया। देखिए झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, झारखंड का मामला है, जमीन का मामला है, मुख्यमंत्री अंदर है। दिल्ली का मामला है, अरविंद केजरीवाल अंदर है, जबकि उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने तो किसी फाइल पे साइन भी नहीं किए। तो जब तक अगर कोई छोटी सी बात है और उसके संकेत ऊपर तक जाते हैं तो कार्रवाई एक तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय तक ये कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर आउट नहीं हुआ है, जबकि बिहार से कई सारी तस्वीरें, बयान और सबूत ऐसे सामने आ रहे थे कि जनाब पेपर आउट हुआ है। कैसे लोगों को बिठाकर तैयारी की गई है, विपक्ष का दबाव था, मीडिया की खबरें थी, मीडिया लगातार इसको कवरेज कर रहा था, तो फाइनली ये मानना पड़ा, बोले हाँ पेपर लीक हुआ है, और आपने बयान पलट दिया। तो जब तक विपक्ष का दबाव नहीं होगा इस तरह की चीजें सामने नहीं आ पाएंगी, क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी की तो ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह मामले को दबा दिया जाए। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, और विपक्ष निश्चित तौर पर इसी काम के लिए माना भी जाता है कि वो है, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है सरकार तो वही चलाएगी, और विपक्ष का ये काम है कि वो सरकार किस तरह से चल रही है
हाँ, अब उसमें जहाँ तक सहयोग का सवाल है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर सहयोग देना चाहिए विपक्ष को भी। लेकिन जहाँ मामलों को उजागर करने का प्रश्न उठता है, तो वह विपक्ष तो करेगा ही ना, उस पर तो सवाल उठना मुझे लगता है कि वो कहीं से भी वो बहुत उसे वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो नहीं हो सकता है। एक बात मुझे जो समझ में आती है वो ये कि जो जब भी ऐसे कोई भी किसी योजना पर काम सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उसके रियल टाइम हाई पावर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। रियल टाइम आई मीन एवरी डे या कम से कम वीक में जरूर हाई पावर टेक्निकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग अपनी जगह पर है, वो सब तो लोग करते ही होंगे या करना भी चाहिए, लेकिन टेक्निकल मॉनिटरिंग होना चाहिए। और हाई पावर मतलब जो लोग सीधे सीधे उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो सरकार की ओर से वहाँ स्थापित उस तरह से नहीं किए गए हैं कि उन्हीं के कामों को डिटो करना है। आप किसी थर्ड पार्टी हाई पावर टेक्निकल टीम को वहाँ रखिए और उसकी मॉनिटरिंग को आप देखते रहिए कि उसके क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें प्रक्रिया और के इस पुल प्रोसेस के बारे में, असल में इस पुल की तस्वीर हम इसलिए भी दिखा रहे थे क्योंकि ये पुल कई सालों से बन रहा है और हर बार ये गिर जाता है और उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में बड़े लोग शामिल ना हो। शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरी परिचर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे, लोगों के सवाल, लोगों के जवाब और इसके विश्लेषण में। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।